ये सही बात है कि हाइपोस्पेडियास एक काफ़ी कॉमन बीमारी है। हम लोग प्राइवेट पार्ट्स के बारे में जनरली डिस्कस नहीं करना चाहते और एक दूसरे से कॉमनली जैसे बच्चे को फीवर होता है तो शायद 10 लोगों के साथ आप डिस्कस कर लेते हैं। लगभग 200 से 250 बच्चे जो पैदा होते हैं उनमें से लगभग एक में ये परेशानी पाई जाती है। तो लड़कों में जो पेशाब का होल है वो लिंग के टिप पे ना होके यानी कि पेनिस के टिप पे ना होके हेलो एंड नमस्ते इंडिया। मैं शालिनी चंकीरा कैनन फाउंडेशन से एक बार फिर से हाजिर हूँ इसी दुआ के साथ कि फिट रहे इंडिया ताकि हिट रहे इंडिया। कीपिंग दिस अप अलाइव, लेट्स वेलकम आवर यंग, dynamic and a super specialized pediatric urologist, Dr. Virender Kaur Sekho, who's working here in FMRI Gurgaon. डॉक्टर वीरेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू शालिनी। मेरा नाम डॉक्टर वीरेंद्र कौर सेखो है और मैं पीडियाट्रिक यूरोलॉजिस्ट की एडिशनल डायरेक्टर हूँ फोर्टिस गुड़गांव में। मैं पीडियाट्रिक यूरोलॉजी के फील्ड में लगभग पिछले 13 सालों से दिल्ली एनसीआर के रीजन में काम कर रही हूँ एंड आई एम लकी टू बी वन ऑफ द वेरी फ्यू ट्रेन्ड पीडियाट्रिक यूरोलॉजिस्ट्स इन इंडिया। That's very wonderful to know, ma'am. So since we are live and people are watching us, और हम आज आपकी ही फील्ड के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेके चल रहे हैं जी, जिसका नाम हाइपोस्पैडियास है। जी, टॉपिक बड़ा अननोन है या कहीं टर्म बहुत डिफिकल्ट है, बट शायद बीमारी बहुत कॉमन है that's true. और व्यूअर्स को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हाइपोस्पैडियास आखिर में होता क्या है। मुझे बहुत खुशी है कि आपने ये सवाल पूछा शालिनी जी। ये सही बात है कि हाइपोस्पेडियास एक काफ़ी कॉमन बीमारी है, बट जनरली पब्लिक में इसकी अवेयरनेस इतनी नहीं है क्योंकि शायद हम लोग प्राइवेट पार्ट्स के बारे में जनरली डिस्कस नहीं करना चाहते और एक दूसरे से कॉमनली जैसे बच्चे को फीवर होता है तो शायद 10 लोगों के साथ आप डिस्कस कर लेते हैं, बट ऐसी तकलीफ़ें हम जनरली डिस्कस नहीं करते और इसलिए पब्लिक को पता नहीं होता। बट अदरवाइज हाइपोस्पेडियास लगभग 200 से 250 बच्चे जो पैदा होते हैं उनमें से लगभग एक में ये परेशानी पाई जाती है, तो इसलिए इट इज़ कॉमन। या ओके, तो मैम व्यूअर्स हमें देख रहे हैं तो पेरेंट्स हमारे साथ हैं तो उनका ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे उनका डायग्नोज कर सकते हैं एज पेरेंट्स कि हमारे बच्चों में ये प्रॉब्लम चल रही है। जी, तो हाइपोस्पेडियास होता क्या है अगर आप ये समझेंगे तो उसको डायग्नोज कैसे करना है वो भी आसान हो जाता है। बिल्कुल। तो हाइपोस्पेडियास एक ऐसी पैदाइशी तकलीफ है जो कि लड़कों और लड़कियों दोनों में हो सकती है, बट ज़्यादातर लड़कों में ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है और आज का हमारा विषय लड़कों पर ही फोकस रहेगा। तो लड़कों में जो पेशाब का होल है वो लिंग के टिप पे ना होके यानी कि पेनिस के टिप पे ना होके उसके निचले हिस्से में कहीं भी खुल सकता है, आगे की तरफ या बिल्कुल पीछे जहाँ गोलियाँ होती हैं उनकी तरफ। इसी विकार को जो कि पैदाइशी होता है हम हाइपोस्पेडियास कहते हैं। ओके। जनरली जब बच्चे पैदा होते हैं तो पीडियाट्रिशियंस एग्जामिन करते हैं इन बच्चों को और जो प्रोमिनेंट डिफेक्ट्स होते हैं वो एट बर्थ हमें पता चल जाता है, बट कभी कभी ये हिडन होती हैं क्योंकि इतना प्रोमिनेंटली हमें शुरुआत में पता नहीं चलता। तो एज पेरेंट्स अगर आप अपने बच्चे को नहलाते हुए या सफाई करते हुए सिर्फ ये ऑब्जर्व कर सकें कि उनके पेशाब का छेद पेनिस की टिप पर है या उसके निचले हिस्से पर है तो आप भी ये डायग्नोज खुद से कर सकते हैं। इसके साथ साथ कभी कभी लिंग में टेढ़ापन भी होता है जो कि इसी बीमारी के साथ एसोसिएटेड होता है जिसे हम कॉडी कहते हैं। तो पेरेंट्स सिर्फ अच्छे एग्जामिनेशन से आप खुद से भी इस बीमारी का पता कर सकते हैं। ओके मैम, क्या कोई एज होती है पर्टिकुलर कि जब हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं? बिकॉज बर्थ से लेके एज तो लंबी जाती है, तो कौन सी एज में बच्चों का हम बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे बच्चे में ये प्रॉब्लम है? जनरली जैसे मैंने कहा कि बर्थ पे अगर मेजर डिफेक्ट्स होते हैं तो आपको बर्थ से पता चल जाता है। ओके। कभी कभी अगर किसी कारण से हमने पहले एग्जामिन नहीं किया तो जनरली जब बच्चा खड़ा होकर पेशाब करना शुरू करता है तब हम रियलाइज करते हैं कि उनकी पेशाब की धार दूर सीधे ना जाके या तो बच्चों के पैर पे गिरती है या फिर लेफ्ट या राइट सीधी ना जाके एक डायरेक्शन में मिसडायरेक्टेड यूरिनरी स्ट्रीम जिसे हम कहते हैं, तो उससे भी हम अलर्ट हो सकते हैं। दैट इज अनदर इंडिकेशन कि कुछ तकलीफ हो सकती है। जी मैम, सिंस यू हैव नरेटेड कि हाइपोस्पेडियास क्या होता है और कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बट वी रियली वांट टू नो कि इसके पीछे कॉजेस क्या होते हैं।
बहुत बार हम कारण जानने की कोशिश करते हैं बट हमें कारण का पता नहीं चलता। हैविंग सेड दैट, कुछ जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं। कभी कभी वो मदर्स जिनमें स्मोकिंग या अल्कोहलिज्म का हिस्ट्री है या कुछ ड्रग एक्सपोजर्स होते हैं, उनमें ये तकलीफ ज़्यादा हो सकती है। या आजकल जो असिस्टेड रिप्रोडक्शन टेक्निक्स जो कि इतनी कॉमन हो गई हैं, उन बच्चों में भी कभी कभी ये तकलीफ ज़्यादा पाई जाती है। बट कारण का रेट्रोस्पेक्टिव वे में पीछे जाके पता लगाना जनरली बहुत मुश्किल रहता है। क्या इसके इलाज के लिए कोई मेडिकल मैनेजमेंट पॉसिबल है? जो चीज़ भगवान ने एक तरीके से बनाई नहीं है, उसके लिए ऐसी कोई दवा नहीं होती कि आप दवा खाएंगे और वो पेशाब का रास्ता आगे की तरफ ग्रो करेगा। तो इसके लिए सर्जरी ही एकमात्र इफेक्टिव इलाज होता है। नॉन सर्जिकल मेथड्स कोई अवेलेबल नहीं जी। अगर हम इस बीमारी का इलाज नहीं कराते, कुछ जैसे आपने बताया, आपने जिक्र किया, कई बार पेरेंट्स सामने नहीं आते कि बच्चे में प्रॉब्लम आ रही है, हम डिस्कस करेंगे तो सोसाइटी क्या बोलेगी, पता चल जाएगा लोगों को, और वो इलाज नहीं कराते हैं फिर दौड़ तक। इलाज ना कराने पे क्या इसके कोई साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, कहीं ना कहीं सफ़र कर सकते हैं? सो नॉट एग्जैक्टली साइड इफेक्ट्स बट यस, सफ़र इस तरीके से करते हैं कि जैसे बच्चा बड़ा होता है वो खुद भी महसूस करता है, जब बाकी बच्चों के साथ पब्लिक वॉशरूम या स्कूल में आप वॉशरूम जाते हैं तो वो एक दूसरे को देखते हैं और ये जान पाते हैं कि उसकी पेशाब की धार ऐसी क्यों जा रही है और मेरी इस तरफ क्यों जा रही है, सीधी क्यों नहीं जा रही। तो एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा जिसे हम कहते हैं बच्चों में, वो हो सकता है। हालांकि पेशाब निकलने में तकलीफ नहीं होती इन बच्चों में, बट किस दिशा में जा रहा है, कितनी दूर तक पेशाब की धार जा रही है, उससे तकलीफ होती है। जब आप और बड़े होते हैं और सेक्सुअल एक्टिविटी में एंगेज करते हैं, उस समय पर अगर टेढ़ापन है लिंग में तो इंटरकोर्स में या सेक्सुअल पेनिट्रेशन में तकलीफ हो सकती है। इसके साथ साथ जो धात या सीमन बनता है उसके, क्योंकि जैसे कि पेशाब की धार अपनी जगह पे नहीं जा पाती, उसी तरीके से सीमन भी जहाँ डायरेक्टेड होना चाहिए वैसा नहीं हो सकता और उस कारण से तकलीफें होती हैं। इसीलिए जब भी हाइपोस्पेडियास हम डायग्नोज करते हैं, हम हमेशा ये एडवाइस करते हैं कि उसे सर्जरी द्वारा ठीक कराना ज़रूरी है। व्यूअर्स, मैम ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया है कि आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि इन केस अगर आप इलाज नहीं कराते तो आप कैसे सफ़र कर सकते हो और क्या प्रॉब्लम आप लाइफ में फेस कर सकते हैं। डॉक्टर से को नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सर्जरी के लिए राइट एज कौन सा होता है? अगर हमें पैदाइशी ये तकलीफ पता है कि ये तकलीफ है तो द यूजुअल सर्जिकल विंडो जो हम कहते हैं वो है लगभग 1 से 2.5 से 3 साल की उम्र के बीच में ये सर्जरी करवा लेनी चाहिए। ताकि बच्चा जब खड़े होकर पेशाब करने लगे, स्कूल जाने लगे, उससे पहले ये सारी चीज़ें हम फिनिश कर सकते हैं। बट जिस भी एज में आपने डायग्नोज किया, क्योंकि जैसा हमने डिस्कस किया कभी कभी हमें पता ही नहीं होता ये तकलीफ है, तो जिस भी उम्र में आपने ये पहली बार देखा उस एज में करेक्ट कराना बेहतर है, रादर दैन वेटिंग कि जब ये और बड़े होंगे। इसको डिले नहीं करना है, प्रोक्रास्टिनेट नहीं करना चाहिए। I think we should follow the early detection is early recovery, right? Correct. So Dr. Seiko, next question comes कि क्या ये सर्जरी पेनफुल होती है? सर्जरीज कुछ हद तक आप हमेशा हमारे मन में ये डर रहता है कि अच्छा हम लिंग पे सर्जरी करेंगे तो बहुत पेनफुल रहेगी, बट लेट मी टेल यू, बच्चों की रिकवरी बहुत जल्दी होती है। तो शुरू में यस, कुछ दिन 2 से 3 दिन तक लगभग हम पेन किलर्स देते हैं, बट उसके अलावा कुछ ऐसा मेजर पेन या कंसर्न्स नहीं होता। इनफैक्ट बच्चों की रिकवरी एडल्ट से बहुत जल्दी होती है और वो हमारी तरफ से सेम दिन शाम को या नेक्स्ट डे से नॉर्मल चलना फिरना और अपनी डे टू डे डेली एक्टिविटीज रिज्यूम कर सकते हैं। You mean to say उनको ज़्यादा बेड रेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है? इनफैक्ट भी एडवाइस की बेड रेस्ट का जरूरत नहीं है और बच्चे को एक जगह वैसे भी पिन डाउन करके रखना पॉसिबल नहीं होता। सो दी अर्लियर दे गेट बैक, जितनी जल्दी बच्चा नॉर्मली खेलने कूदने लगेगा उतनी जल्दी हमें भी खुशी होती है। पेरेंट्स अगेन ये आप बात नोट करिए कि सर्जरी पेनफुल होती है, लेकिन बच्चों के केस में सर्जरी में रिकवरी बहुत जल्दी होती है। वो बहुत जल्दी अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ को फॉलो कर सकते हैं, वापस लाइफ में आ सकते हैं। देयर इज़ नो डिले प्रोसेस कि आप ना डिले करें चीज़ों को और अपने इलाज को दूर करें, जल्दी डॉक्टर कंसल्ट करें और समय पे इलाज पाए। डॉक्टर सी को नेक्स्ट क्वेश्चन कर, हाइपोस्पेडियास जब भी बच्चों में आता है तो हमें किस को कंसल्ट करना चाहिए? ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है शालिनी। अब क्योंकि बच्चा है तो ऑब्वियसली
पीडियाट्रिशियंस या पीडियाट्रिक जो रिलेटेड फील्ड्स रहती हैं उनको दिखाना बेहतर है। और क्योंकि ये यूरोलॉजी से रिलेटेड समस्या है, सो इसीलिए पीडियाट्रिक यूरोलॉजिस्ट यानी कि वो डॉक्टर्स जो कि बच्चों की पेशाब की समस्या को स्पेसिफिकली देखते हैं, उनको दिखाना हमेशा बेस्ट होता है। ओके, सो मैम, सिंस वी आर लाइव एंड व्यूअर्स आर वाचिंग दिस, आप कोई जनता को कोई मैसेज देना चाहेंगे अपने माध्यम से, सिंस वी आर डिस्कसिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक? तो मेरा यंग पेरेंट्स के लिए जो कि अपने बच्चों के लिए कंसर्न रहते हैं, उनके लिए यही मैसेज है कि अगर ऐसी तकलीफ आप अपने बच्चे में देखते भी हैं तो उसमें कोई शर्माने या घबराने की बात नहीं है। सही एडवाइस पाएं, अपने पास के पीडियाट्रिक यूरोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करें और इसका इलाज संभव है। यूजुअली एक टाइम सर्जरी होती है और उससे लाइफ लॉन्ग का बेनिफिट होता है, इसीलिए इससे बिल्कुल डरना या घबराना नहीं चाहिए। सो व्यूअर्स, आपने देखा और सुना डॉक्टर सीको ने हमें कितनी यूजफुल इन्फॉर्मेशन दी है हाइपोस्पेडियस के बारे में। उन्होंने बताया इस बीमारी से डरना नहीं है, इलाज संभव है और सक्सेस रेट भी बहुत ज़्यादा है, बशर्ते आप डॉक्टर से टाइमली कंसल्ट करें। कुछ चीज़ें आपके हाथ में है कि जैसे मदर है, आफ्टर कंसीविंग या बिफोर कंसीविंग हस्बैंड्स को ध्यान रखना चाहिए या मदर को ध्यान रखना चाहिए। आई थिंक दे शुड नॉट स्मोक और ड्रिंक, दे इवन लीड टू द डिजीज फॉर्मेशन। इट इज़ ट्रू फॉर हाइपोस्पेडियस। यस, और बच्चे की ओवरऑल जनरल हेल्थ के लिए भी ये हम हमेशा एडवाइस करते हैं कि हेल्दी एनवायरनमेंट मदर के लिए हमेशा अच्छा होता है। वो हम हमेशा ही मेंशन करते हैं कि जेनेटिक फैक्टर जो है बहुत मैटर करते हैं एक बच्चों की ग्रोथ में, तो हमें इन चीज़ों का अवॉइड करना चाहिए, टाइमली डॉक्टर से फॉलोअप लेना चाहिए और हमेशा की तरह समय पे खाना चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, संतुलित खाना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए और सबसे ज़्यादा ज़रूरी स्ट्रेस से दूर रहना चाहिए और स्ट्रेस को दूर रखना चाहिए। So viewers, keep smiling, stay connected with Carmen to stay healthy. Thank you, Dr. Seiko, for giving precious time Thank you. and sharing knowledge with us. Thank Happy you, to viewers. share.